चूंकि संख्या में वे इतने ज्यादा हैं और इतने अलग अलग प्रकार के हैं कि हिंदुस्तान के लोग स्वाभाविक तौर पर बंटे हुए हैं, लगता है कि ऐसा हमेशा से रहा है। सन 1827 के वसंत में मशहूर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा पर रवाना हुए। 6 महीने के बाद वह हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस पहुंचे। यहाँ उन्होंने चिराग-ए-दैर के नाम से शायरी लिखी, जिसकी कालजयी पंक्तियां कुछ इस तरह की हैं। मैंने एक रात एक पहुंचे हुए संत से पूछा, बाबा, तुम जानते हो कि अच्छाई और विश्वास, नैतिकता और प्रेम इस अभागे देश से पलायन कर चुका है। बाप और बेटे एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हैं। भाई और भाई लड़ रहे हैं। एकता और संघ की भावना खत्म गई है। इन अशुभ संकेतों के बावजूद अभी तक कयामत का दिन क्यों नहीं आया? अंतिम घड़ी की विजय ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? अंतिम विनाश का सूत्र किसके हाथों में है? गालिब का शेर मुगल साम्राज्य के पतन की पृष्ठभूमि में लिखा गया था। गंगा सिंधु की घाटी का उनका अपना इलाका, जो कभी एक बादशाह के अधीन था, अब आपस में लड़ते कटते कई सरदारों और सेनाओं में बंट चुका था। भाई से भाई लड़ रहे थे। वक्त अंग्रेजों की शक्ल में एक नई और विदेशी ताकत हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना पंजा फैला रही थी। वे धीरे धीरे उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित करते जा रहे थे। उसके बाद सन 1857 में देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, जिसे साम्राज्यवादियों ने सिपाही विद्रोह कहा, तो राष्ट्रवादियों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। उस दौर की कुछ सबसे ज्यादा रक्त रंजित लड़ाइयां गालिब के अपने शहर दिल्ली में ही हुई थीं, जो अभी भी नाम मात्र के लिए मुगलों की राजधानी थी और आने वाले वक्त में अंग्रेजों की राजधानी होने वाली थी। गालिब की अपनी सहानुभूति भी खंडित अवस्था में थी। वे नए शासकों से वजीफा पा रहे थे, हालांकि वे मुगल संस्कृति और उसकी शानो शौकत के वारिस थे। जैसा उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने या बाद में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महसूस किया, उस तुलना में गालिब ने ज्यादा साफ तौर पर देखा कि सही को गलत से अलग करने का फर्क मिट चुका था और दोनों ही पक्षों द्वारा भयानक अत्याचार किया जा रहा था। अपने ही मुल्क में अलग थलग हो चुके गालिब ने बड़े दुख के साथ इन पंक्तियों को लिखा, हिंदुस्तान प्रबल झंझावातों और आग की लपटों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग किस नई व्यवस्था की तरफ उम्मीद और खुशियों से देखें? लेकिन इस सवाल का एक जवाब सामने आ रहा था। सन 1857 की घटनाओं के बाद ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता छीन ली। पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की अस्थायी और लुंज-पुंज नौकरशाही की जगह एक परिष्कृत नौकरशाही ने ले ली। नए जिले और सूबों का गठन किया गया। अब राज्य का प्रशासन संभ्रांत माने जाने वाले इंडियन सिविल सर्विस के अफसरों द्वारा चलाया जाने लगा, जिन्हें कामकाज में पुलिस, जंगल, सिंचाई आदि विभाग सहायता दे रहे थे। पूरे देश में रेलवे का जाल बिछाने के लिए काफी ऊर्जा और संसाधन खर्च किया गया। इसने ब्रिटिश भारत को काफी हद तक एकता और स्थायित्व प्रदान किया, क्योंकि अब शासक वर्ग तेजी से देश के किसी भी इलाके में जरूरत पड़ने पर सेना भेज सकता था और 1857 के दोहराव को रोक सकता था। सन 1888 तक हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज इतनी मजबूती से जम चुका था कि अगर 1000 साल नहीं तो कम से कम वे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते थे कि उनके अपने जीवन काल से ज्यादा ही यह राज चलेगा। उसी साल एक व्यक्ति ने, जिसने भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़ जमाने में काफी मदद की थी, कैम्ब्रिज में कई व्याख्यान दिए जो बाद में इंडिया नाम की पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए गए। उस व्यक्ति का नाम था सर जॉन स्ट्रेची। स्ट्रेची ने भारतीय उपमहाद्वीप में कई साल बिताए थे और आखिर में गवर्नर जनरल के काउंसिल का सदस्य तक बना था। अब वह सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड में रह रहा था और उसने अपने भारतीय अनुभवों का यूरोप में हाल में घटी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया। स्ट्रेची की पुस्तक के बड़े हिस्से को ब्रिटिश राज के प्रशासनिक इतिहास के तौर पर लिया जाता है। इसमें ब्रिटिश राज की सेना, नौकरशाही, भू राजस्व नीति और देशी रजवाड़ों की खास स्थिति का वर्णन किया गया है। यह किताब उन लोगों के लिए जरूरी शुरुआती किताब थी जो कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने के बाद अधिकारियों के रूप में भारत आने वाले थे। लेकिन इस किताब में एक बड़ा सैद्धांतिक तर्क भी दिया गया है कि हिंदुस्तान महज एक सुविधाजनक नाम था।
यह एक विशाल क्षेत्र का नाम था जिसमें कई सारे राष्ट्र साथ साथ रह रहे थे। स्ट्रेची की राय में यूरोप के देशों में आपसी फर्क जितना ज्यादा नहीं था, उससे ज्यादा फर्क हिंदुस्तान के इलाकों के बीच था। उसने कहा, पंजाब और बंगाल की तुलना में स्कॉटलैंड और स्पेन ज्यादा नजदीक हैं। भारत में भाषा, नस्ल और धर्म की विविधता बहुत ज्यादा थी। यूरोप के विपरीत भारत के ये क्षेत्र कोई अलग राष्ट्र नहीं है, न ही उनमें कोई अलग राजनीतिक और सामाजिक पहचान की चेतना है। स्ट्रेची ने अपने कैम्ब्रिज के श्रोताओं से कहा कि हिंदुस्तान के बारे में यह सबसे जरूरी सीखने लायक बात है कि एक भारतीय राष्ट्र का कभी भी अस्तित्व नहीं था, न ही यूरोपीय विचारों के मुताबिक कोई ऐसी भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक रूप से एकीकृत अवधारणा ही मौजूद थी। स्ट्रेची ने कहा कि अतीत में भारतीय राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं थी, न ही भविष्य में उसके ऐसा होने की संभावना है। स्ट्रेची ने सोचा कि हो सकता है कि देश के कुछ हिस्सों में राष्ट्र के प्रति सहानुभूति की भावना जग जाए, लेकिन ये सोचना कि यह भावना पूरे देश में व्याप्त हो जाएगी और पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और मद्रास के लोग कभी ऐसा महसूस भी करेंगे कि वे एक भारत के निवासी हैं, असंभव बात है। हालांकि काफी तर्कों और संभावनाओं के आधार पर जरूर किसी ऐसे वक्त की कल्पना की जा सकती है जब कई यूरोपीय राष्ट्रों की जगह एक संयुक्त यूरोपीय राष्ट्र ले लेगा। स्ट्रेची की टिप्पणियां एक ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालने की कोशिश भर थी। उस वक्त यूरोप में अपनी साझी भाषा और साझा क्षेत्र के आधार पर कई नए राष्ट्र अपनी पहचान को कायम करने के लिए बेचैन हो रहे थे, लेकिन भारत में जिन क्षेत्रों के बारे में स्ट्रेची जानता था, उनमें से किसी ने भी उस तरह की राष्ट्रीय जागृति नहीं दिखाई थी। लेकिन हम उसके इस बयान में राजनीतिक निहितार्थ भी खोज सकते हैं जो उसके श्रोताओं की इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए दिया गया था, जिन्हें ब्रिटिश राज के अधिकारियों के तौर पर हिंदुस्तान में हुकूमत करना था। क्योंकि हिंदुस्तान में प्रत्येक नए राष्ट्र के उदय का मतलब होता ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा में क्षरण। विडंबना यह थी कि जब स्ट्रेची अपना भाषण दे रहा था, उसी समय उसके निष्कर्षों को कुछ भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा रही थी। इन भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम के एक प्रतिनिधि संगठन की स्थापना की और प्रशासन के मामलों में भारतीयों को ज्यादा अधिकार देने की मांग की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट था, इस संगठन ने भारतीयों के बीच संस्कृति, क्षेत्र, धर्म और भाषा की विभिन्नताओं को पाटने का संकल्प लिया और एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कदम रखा, जिसे साम्राज्यवादी असंभव मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास पर कई सारी अच्छी किताबें लिखी गई हैं कि कैसे यह एक वाद विवाद के कल्प से जन आंदोलन में तब्दील हो गया और कैसे गोखले, तिलक और सबसे ज्यादा गांधी ने क्रमशः इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। विभिन्न भाषा भाषी समुदायों, धार्मिक समूहों और जातियों के बीच पुल बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। हालांकि ये कोशिशें कभी भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाईं, क्योंकि निचली जातियां और खासकर मुसलमान कभी भी कांग्रेस के इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं हो सके कि कांग्रेस ही सही मायनों में एक राष्ट्रीय पार्टी है। इस तरह सन 1947 में जब देश को राजनीतिक आजादी मिली, तो यह एक देश को नहीं मिली, बल्कि दो देशों भारत और पाकिस्तान को मिली। हालांकि भारतीय राष्ट्रवाद को फिर से याद करने का यह उपयुक्त स्थान नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जन्म से लेकर भारत की आजादी और इसके बंटवारे तक ऐसे कई शंकालु लोग थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक स्वाभाविक घटना नहीं है। कुछ ऐसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और विचारक जरूर थे जिन्होंने भारतीयों के स्वशासन का समर्थन किया था और अपने तरीके से इस प्रक्रिया में मददगार भी बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई योजनाकारों में से एक A.O. ह्यूम ऐसे ही अंग्रेज थे जो स्कॉट माता पिता की संतान थे। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने तर्क दिया कि फ्रांस, जर्मनी या इटली की तरह हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं थी। ऐसा कोई बंधन नहीं था जो लोगों को एक सूत्र में बांध सके और उन्हें उद्देश्यपरक ढंग से भविष्य की तरफ ले जा सके। इस दृष्टिकोण ने उस दावे को जन्म दिया कि यह ब्रिटिश शासन ही था जिसने भारत और भारत की जनता को एकता के सूत्र में बांधा। जिन लोगों ने जॉन स्ट्रेची के इस विचार का समर्थन किया कि एक स्वाधीन भारतीय राष्ट्र का जन्म असंभव है,
उसमें कई मशहूर और अनाम लेखक भी थे। इसमें सबसे अहम थे रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ही अपना होश संभाला था और बाद में इसके बारे में कुछ बेहतरीन कहानियां भी लिखी। सन 1891 में किपलिंग ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, जहां एक पत्रकार ने उनसे भारत में स्वशासन की संभावनाओं के बारे में पूछा। किपलिंग ने कहा कि ओह नहीं, वे 4000 साल पुराने लोग हैं। वे इतने पुराने हैं कि इस प्रणाली को सीख नहीं सकते। उन्हें कानून और व्यवस्था ही चाहिए ना। हम उन्हें ये देने को तैयार हैं और हम उन्हें ये सीधे तौर पर दे रहे हैं। जहां किपलिंग ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता की बात की, तो दूसरी तरफ अन्य साम्राज्यवादियों ने उसी निष्कर्ष को निकालने में भारतीय मानस की अपरिपक्वता पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारत के लोग शासन करने के लिए अयोग्य हैं। भारत में 40 साल बिताने के बाद एक क्रिकेटर और बगान मालिक ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हमने कभी भारतीयों को उनका शासन चलाने की छूट प्रदान की तो यहाँ अराजकता छा जाएगी। या खुदा, किस तरह की भ्रम, अव्यवस्था, उलझन और बुरी स्थिति यहाँ छा जाएगी। अगर हिंदुस्तान हमारे अधीन रहा तो यहाँ के महान लोग कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको अपने पर छोड़ दिया जाए तो शासन या राजनयिक के मामले में वे अभी भी बहुत बचकाने किस्म के लोग हैं और उनके तथाकथित नेता घटिया किस्म के हैं। इस तरह के विचार भारत और इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेजों के मन में बुरी तरह छाए हुए थे। राजनीतिक रूप से कहा जाए तो इस तरह के स्ट्राचियन विचारधारा के सबसे बड़े पैरोकार विंस्टन चर्चिल थे। सन 1940 के दशक में जब भारतीय स्वतंत्रता का विचार व्यापक रूप से अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुका था, चर्चिल ने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के पहले मंत्री का पद इसलिए नहीं संभाला है कि वे साम्राज्य के विखंडन में भागीदार बने। इसके एक दशक पहले उन्होंने भारतीयों के लिए स्वशासन के विरोध को आधार बनाते हुए अपने गिरते हुए राजनीतिक भविष्य को फिर से मजबूत करने की कोशिश की थी। सन 1930 में गांधी के नमक सत्याग्रह के बाद जो नमक पर कर लगाने के खिलाफ शुरू किया गया था, अंग्रेजी सरकार ने भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ इस उपनिवेश को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावना पर विचार विमर्श शुरू किया था। उस समय भी चर्चिल ने इस विचार को अपने आप में शानदार, लेकिन इसके नतीजों के हिसाब से इसे आपराधिक स्वरूप का कहा था। उनके मुताबिक चूंकि भारत के लोग स्वशासन के लिए अयोग्य थे, इसलिए यह जरूरी था कि ब्रिटिश साम्राज्य की शालीन और दृढ़ शक्तियों को इस तरह की किसी भी संभावनाओं को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सन 1930 और 31 में चर्चिल ने भारतीय स्वतंत्रता के विचार के खिलाफ बड़े अशालीन ढंग से कई व्याख्यान दिए ताकि इसके समर्थन में ठोस योजनाएं बनाई जा सकें। दिसंबर 1930 में लंदन में अपने श्रोताओं के सामने बोलते हुए चर्चिल ने कहा कि अगर अंग्रेज इस उपमहाद्वीप को छोड़कर जाते हैं तो जरूरत पड़ने पर जर्मनी से श्वेत जानुसेरी सैनिकों और अधिकारियों की सेवा लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हिंदुओं का सशस्त्र प्रभुत्व नष्ट किया जा सके। 3 महीने के बाद अल्बर्ट हॉल में अपने रिश्तेदार ड्यूक ऑफ मार्लबरो की अध्यक्षता में चल रहे अवर ड्यूटी टू इंडिया नाम के व्याख्यान में चर्चिल ने तर्क दिया कि भारत का अंग्रेजों द्वारा छोड़ दिया जाना और उसे ब्राह्मणों की सत्ता में जाने दिया जाना, जो उनके विचार में कांग्रेस पार्टी में प्रभुत्व स्थापित किए हुए थे, एक क्रूर और धूर्ततापूर्ण नजरअंदाजी होगी। उसने भविष्यवाणी की कि अगर ब्रिटिश भारत से चले जाते हैं तो उनके द्वारा निर्मित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण की संस्थाओं का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान बहुत तेजी से शताब्दियों पहले की बर्बरता और मध्ययुगीन लूट खसोट के दौर में वापस चला जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करें पार्ट 2। धन्यवाद।